वेलकम टू कॉमर्स स्पिरिट द सीएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च मेथडोलॉजी के एमसीक्यूज को। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में 45 क्वेश्चन नंबर तक हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 46 है, पॉपुलेशन सेंसस इज एन एग्जांपल ऑफ डैश रिसर्च। जनसंख्या जनगणना कौन से अनुसंधान का उदाहरण है? तो ये है सर्वे। क्वेश्चन नंबर 47 है, डैश इज अ वे टू सिस्टमेटिकली सॉल्व द रिसर्च प्रॉब्लम। कोई भी शोध समस्या को व्यवस्थित रूप से हल करने के तरीकों को क्या कहते हैं? रिसर्च मेथडोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 48 है, गुड रिसर्च इज ऑलवेज। एक अच्छा शोध हमेशा किस प्रकार का होता है? तो ये सिस्टमैटिक होता है और लॉजिकल होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, आइडेंटिफाइंग कॉजेज ऑफ अ प्रॉब्लम एंड पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। किसी समस्या के कारणों का पहचान करना और उस समस्या के संभावित समाधान को बताना। ये किस प्रकार की स्टडी है? तो ये है डायग्नोस्टिक। जैसे डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डायग्नोसिस करता है, वो प्रॉब्लम को जानता है, उसके कॉजेज़ को फाइंड आउट करता है, उसके बाद सॉल्यूशन बताता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, मेजर ड्रॉबैक टू रिसर्चर इन इंडिया। भारत में शोधकर्ताओं के लिए प्रमुख दोष क्या है? तो ये है लैक ऑफ साइंटिफिक गाइड्स। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 51 है, ICSSR स्टैंड्स फॉर। फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 52 है, कन्वर्टिंग अ क्वेश्चन इनटू अ रिसर्चेबल प्रॉब्लम इज कॉल्ड। एक प्रश्न को शोध योग्य समस्या में बदलने को क्या कहते हैं? प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन बोलते हैं, यानी कि समस्या का निर्माण करना। कोई क्वेश्चन है उसको रिसर्च प्रॉब्लम में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फास्ट फूड का रिलेशन हम लोग देख रहे थे हेल्थ से। तो अब जब हम लोग व्हाट, वाई, विच या फिर कुछ WH फॉर्म में हम लोग क्वेश्चन में उसको कन्वर्ट कर देते हैं तो ये रिसर्च प्रॉब्लम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, सेकेंड स्टेप इन प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन इज। समस्या निर्माण में दूसरा चरण क्या होता है? तो सबसे पहले तो एक समस्या का जब निर्माण करते हैं तो ये देखते हैं कौन कौन से इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। नेक्स्ट देखते हैं अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ प्रॉब्लम, समस्या की प्रकृति को समझते हैं। 54 है कि थर्ड स्टेप क्या होता है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में? समस्या निरूपण का तीसरा चरण क्या है? सर्वे द अवेलेबल लिटरेचर। लिटरेचर का मतलब होता है साहित्यिक समीक्षा। इसका मतलब ये है कि जैसे जो भी अवेलेबल डेटा है, कोई रिसर्च पेपर है, आर्टिकल है, उसको आप रिव्यू करते हैं, उसको आप फिर से जांच करते हैं कि उसमें क्या कमी है। तो जितने भी अवेलेबल रिसर्च पेपर होते हैं, थीसिस होता है, आर्टिकल्स होते हैं, उनको देखना, उनको फिर से पढ़ना और उसमें से अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड चीज़ों को फाइंड आउट करना रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, लास्ट स्टेप इन प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन इज। समस्या निर्माण का अंतिम चरण क्या है? रिफ्रेजिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, यानी कि आपने जो रिसर्च प्रॉब्लम फाइंड आउट किया है कि फास्ट फूड का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है हेल्थ पे, ये सारी चीज़ें हमको देखना है, तो उसको रिफ्रेज करना है, यानी कि उसको एक सिस्टम में रखना। क्योंकि ऐसे तो नहीं होगा कि बस मैंने बोल दिया कि फास्ट फूड का क्या हेल्थ पे प्रभाव पड़ने वाला है, बस ऐसे वर्ड्स नहीं होते, एक सिस्टम से होता है। तो रिफ्रेज करना रिसर्च प्रॉब्लम में, आपको एग्जैक्ट में क्या प्रॉब्लम है उसको फिर से पुनः स्टेटमेंट उसका तैयार करना, सेंटेंस उसका प्रॉपर बनाना, ग्रामेटिकल एरर ना हो, ये सारी चीज़ें चेक करना। क्वेश्चन नंबर 56 है, अ टेंटेटिव प्रोपोजिशन सब्जेक्ट टू टेस्टेड। परीक्षण के अधीन एक अस्थायी प्रस्ताव क्या है? तो उसे हम लोग बोलते हैं हाइपोथेसिस। क्वेश्चन नंबर 57 है, प्रोपोजिशन विच डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स आर डैश हाइपोथेसिस। विशेषताओं का वर्णन करने वाले प्रस्ताव को हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं डिस्क्रिप्टिव। क्वेश्चन नंबर 58 है, अ हाइपोथेसिस विच डेवलप्स वाइल प्लानिंग द रिसर्च इज कॉल्ड। एक परिकल्पना जो अनुसंधान की जब योजना बनाते हैं उस समय विकसित करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं वर्किंग हाइपोथेसिस। जैसे कुछ हाइपोथेसिस ऐसे होते हैं जिस पे काम किया जाता है। आपने मान लिया कि कोई भी हेल्थ इशू नहीं हो रहा है फास्ट फूड के खाने से, तो ये क्या हो गया? इस हाइपोथेसिस पे आप काम करने वाले हैं। तो जब हम लोग अनुसंधान की योजना बना रहे हैं उसी टाइम पे हाइपोथेसिस को क्रिएट कर लिए तो इसे हम लोग वर्किंग हाइपोथेसिस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, व्हेन अ हाइपोथेसिस इज स्टेटेड नेगेटिवली। जब किसी परिकल्पना को नकारात्मक रूप दिया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? नल हाइपोथेसिस कहते हैं, शून्य परिकल्पना भी इसको बोलते हैं। और अगर ये पूछ दे कि नल हाइपोथेसिस को किससे डिनोट करते हैं तो H0 से, और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है उसे H1 से।
क्वेश्चन नंबर 60 है अ हाइपोथेसिस फ्रॉम विच नो जनरलाइजेशन कैन बी मेड। कोई ऐसी परिकल्पना है जिससे कोई भी सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? बैरन हाइपोथेसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है डैश फ्रॉम थ्योरी लीड्स टू हाइपोथेसिस। सिद्धांत से परिकल्पना की तरफ जाया जा सकता है, तो ये होता है लॉजिकल डिडक्शन। क्वेश्चन नंबर 62 है इन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस द कॉमन एरर इज। एक परिकल्पना के परीक्षण में सामान्य किस प्रकार की त्रुटियां हो सकती हैं? ये है टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। क्वेश्चन में आपके ये भी पूछ सकता है कि टाइप 1 एरर कब होता है, टाइप 2 एरर कब होता है। तो 1 और 2, जैसे पहली गलती हमारी क्या होती है कि कोई चीज़ सही है और उसे हम लोग गलत कह देते हैं। हमारी हाइपोथेसिस सही थी, हम लोगों ने उसको ठुकरा दिया, तो ये क्या हो गया? पहली गलती, यानी कि टाइप 1 एरर। हाइपोथेसिस हमारी गलत थी और उसको हम लोगों ने स्वीकार कर लिया, तो ये क्या हो गया? टाइप 2 एरर हो गया। तो ये टाइप 1 एरर याद करने का ये तरीका है कि पहली गलती जनरली क्या होती है? कोई चीज़ सही हम लोग गलत उसको कर देते हैं, तो ये गलती पहली होती है। दूसरी गलती क्या होती है कि जो गलत सही जो भी मिलता है उसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो जनरली क्या होता है? गलत रहता है उसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये टाइप 2 एरर हो गया। क्वेश्चन नंबर 63 है सर्वे इज अ डैश टाइप ऑफ स्टडी। सर्वेक्षण किस प्रकार का अध्ययन होता है? तो ये फैक्ट फाइंडिंग, यानी कि किसी चीज़ के बारे में अगर आपको जानना है, उसके तथ्यों को जानना है, तो सर्वे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 है सर्वे इज ऑलवेज अ डैश स्टडी। सर्वेक्षण किस प्रकार का अध्ययन होता है? तो ये फील्ड वर्क होता है। क्वेश्चन नंबर 65 है इन अ सर्वे देयर इज अ इन्यूमरेटर एंड अ। सर्वेक्षण में एक प्रगणक होता है और एक क्या होता है? रिस्पोंडेंट होता है, यानी कि एक क्वेश्चन पूछने वाला होता है जिसको हम लोग एन्यूमरेटर बोलते हैं, और एक उसका रिस्पॉन्स देने वाला होता है, आंसर देने वाला होता है, जिसको रिस्पोंडेंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है फाइनल स्टेज इन रिसर्च प्रोसेसेस। अनुसंधान प्रक्रिया का सबसे अंतिम चरण क्या होता है? तो ये होता है रिपोर्ट राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 67 है अ रिसर्च रिपोर्ट इज़ अ फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ। शोध प्रतिवेदन एक औपचारिक विवरण होता है, तो ये होता है रिसर्च प्रोसेस का, जो शोध की प्रक्रिया की जाती है उसको जब फाइनल एक फॉर्मल स्टेटमेंट बना देते हैं तो हम लोग उसको रिसर्च रिपोर्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है अ कम्प्रहेंसिव फुल रिपोर्ट ऑफ रिसर्च प्रोसेस इज कॉल्ड। अनुसंधान प्रक्रिया का एक व्यापक पूर्ण रूप से रिपोर्ट जब तैयार करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं थीसिस। क्वेश्चन नंबर 69 है द रिपोर्ट सबमिटेड व्हेन देयर इज अ टाइम लैग बिटवीन डेटा कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट इज कॉल्ड। डेटा संग्रह और परिणाम की प्रस्तुति के समय अंतराल होने पर प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को क्या कहते हैं? तो अंतरिम रिपोर्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है टेक्निकल रिपोर्ट इज अदरवाइज कॉल्ड। तकनीकी रिपोर्ट को अन्यथा किस नाम से जानते हैं? तो थीसिस के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है बिब्लियोग्राफी मीन्स। बिब्लियोग्राफी का मतलब क्या होता है? लिस्ट ऑफ बुक्स रिफर्ड, यानी कि जिस जिस बुक से आपने गो थ्रू किया है उसकी लिस्ट तैयार करना ग्रंथ सूची कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 71 है फर्स्ट पेज ऑफ रिसर्च रिपोर्ट इज। जब भी रिसर्च रिपोर्ट तैयार किया जाता है तो उसका पहला पेज क्या होता है? टाइटल पेज होता है। क्वेश्चन नंबर 73 है इन रिसर्च रिपोर्ट डैश इज यूज टू एक्नॉलेज इन डेप्थनेस, यानी कि अनुसंधान की रिपोर्ट में ऋण को स्वीकार करना है, यानी कि जितने लोगों ने आपको हेल्प किया है उनके प्रति आप इन डेप्थनेस है, आप उसको एक्नॉलेज करते हैं, आप उसको स्वीकार करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? फुट नोट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है फेलियर टू एक्नॉलेज द बोरोड मटेरियल इज कॉल्ड। उधार ली गई सामग्री को स्वीकार करने में विफलता। यहाँ पे उधार लेने का मतलब ये नहीं किसी से आपने मटेरियल कोई लिया है, किसी ने कोई रिसर्च पेपर लिखा था, आर्टिकल लिखा था, कोई बुक लिखा हुआ था, कोई और थीसिस लिखी हुई थी, आपने वहाँ से कोई मटेरियल उठा लिया है, कोई कंटेंट लिया है और बिना परमिशन के लिया है, प्लस उसकी स्वीकृति भी नहीं ली है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेगमेरिज्म बोलते हैं, जिसे हम लोग साहित्यिक चोरी भी बोलते हैं हिंदी में। साहित्यिक चोरी का मतलब क्या है कि आपने किसी और का कंटेंट उठाया है, अपने नाम से उसको पब्लिश करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 75 है अ ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च वर्क इज कॉल्ड। शोध कार्य के एक ब्लूप्रिंट या फिर बोल सकते हैं आप फ्रेमवर्क या ढांचा, इसको क्या कहते हैं? रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है द कॉन्क्रीट ऑब्जर्वेबल इवेंट्स विच रिप्रेजेंट द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट और कॉन्स्टेंट आर कॉल्ड। ठोस प्रत्यक्ष घटनाएं जो अमूर्त अवधारणाओं का निर्माण या प्रतिनिधित्व करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें वेरिएबल कहते हैं, चर। क्वेश्चन नंबर 77 है इन डैश द मेन पर्पज टू फॉर्मुलेट अ प्रॉब्लम फॉर मोर प्रिसाइज इन्वेस्टिगेशन। किसमें मुख्य उद्देश्य अधिक सटीक जांच के लिए एक समस्या का तैयार करना होता है? तो इसे हम लोग बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेटिव स्टडी।
खोजपूर्ण या सूत्रात्मक अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 78 है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डैश स्टडी टू एक्वायर नॉलेज, किसका मुख्य उद्देश्य होता है ज्ञान अर्जन करना, तो ये होता है आपका एक्सप्लोरेटरी, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है डैश इज कंसर्न विद डिस्कवरिंग एंड टेस्टिंग सर्टेन वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू देयर एसोसिएशन और डिसएसोसिएशन, किसी से एसोसिएशन कितना है, डिसएसोसिएशन कितना है, ये सारी चीज़ें देखना, खोज करना, उसका परीक्षण करना किससे संबंधित होता है, डायग्नोस्टिक से। क्वेश्चन नंबर 80 है फैक्ट्स फिगर्स एंड अदर रेलिवेंट मटेरियल सर्विंग एज बेसिस फॉर स्टडी इज कॉल्ड, अध्ययन के लिए आधार के रूप में कार्य करने वाले तथ्य आंकड़े या अन्य प्रासंगिक सामग्री को क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है द ओरिजिनल सोर्स फ्रॉम विच रिसर्चर कलेक्ट इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड, मूल स्रोत से शोधकर्ता सूचना को एकत्र करता है उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी सोर्स कहते हैं, प्राथमिक स्रोत। क्वेश्चन नंबर 82 है सोर्स ऑफ डेटा कलेक्टेड एंड कंपाइल्ड बाय अदर इज कॉल्ड, यानी कि दूसरों के द्वारा एकत्रित और संकलित किए हुए आंकड़ों को क्या कहते हैं, सेकेंडरी डेटा कहते हैं। और कोई भी रिसर्च प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों पे बेस्ड होता है। 83 है इंटरव्यू विद ए डिटेल्ड स्टैंडर्डाइज्ड स्केड्यूल इज कॉल्ड, विस्तृत मानकीकृत अनुसूची के साथ साक्षात्कार को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल, या पूर्ण रूप से उसको फॉर्मल हम लोग बोल सकते हैं, फॉर्मल इंटरव्यू। क्वेश्चन नंबर 84 है एन इंटरव्यू इन विच इंटरव्यूअर इनकरेज द रिस्पोंडेंट टू टॉक फ्रीली अबाउट अ गिवन टॉपिक, साक्षात्कार जिसमें साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाता को किसी दिए गए विषय के बारे में स्वतंत्र रूप से बोलने के लिए प्रोत्साहित करता है, उसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल इंटरव्यू। क्वेश्चन नंबर 85 है इंटरव्यू विच रिक्वायर्स प्रॉबिंग इज कॉल्ड, साक्षात्कार जिसमें जांच की आवश्यकता होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेप्थ इंटरव्यू। क्वेश्चन नंबर 86 है अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा इन विच अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल विद कॉमन इंटरेस्ट इंटरेक्ट इज कॉल्ड, प्राथमिक डेटा एकत्र करने का तरीका जिसमें समान रुचि वाले कई लोग रहते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप इंटरव्यू कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है अ लिटरेचर रिव्यू रिक्वायर्स, साहित्यिक समीक्षा में क्या क्या आवश्यकता है, तो प्लानिंग, अच्छे तरीके से नियोजन होना चाहिए, गुड एंड क्लियर राइटिंग, यानी कि जो भी आप चीज़ें गो थ्रू कर रहे हैं उसके बारे में समरी लिखना, या फिर जो आप गो थ्रू कर रहे हैं वो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि एक्चुअल में क्या लिखा है। लॉट ऑफ री राइटिंग, यानी कि जो आपको मिल रहा है वहाँ से उसको आप फिर से री राइट करें, उससे मिलता जुलता आप कंटेंट खुद अपने शब्दों में बनाएं, तो ये तीनों चीज़ें होंगी तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कि इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अ रिसर्च प्रपोजल इज अ डॉक्यूमेंट दैट प्रेजेंट अ प्लान फॉर अ प्रोजेक्ट, एक शोध प्रस्ताव एक दस्तावेज है जो परियोजना के लिए योजना प्रस्तुत करता है। अ रिसर्च प्रपोजल शोज द रिसर्चर इज कैपेबल ऑफ सक्सेसफुल कंडक्टिंग द प्रपोज्ड रिसर्च प्रोजेक्ट, शोध प्रस्ताव से ये पता चलता है कि शोधकर्ता प्रस्तावित शोध परियोजना को सफलतापूर्वक संचालित करने में सक्षम है। अ रिसर्च प्रपोजल इज एन अनऑर्गेनाइज्ड एंड अनप्लान्ड प्रोजेक्ट, तो शोध प्रस्ताव कभी भी असंगठित और अनियोजित नहीं होता है, उसमें पूरी प्रॉपर प्लानिंग और ऑर्गेनाइज्ड वो होता है। अ रिसर्च प्रपोजल इज जस्ट लाइक अ रिसर्च रिपोर्ट एंड रिटन बिफोर द रिसर्च प्रोजेक्ट, शोध प्रस्ताव एक शोध रिपोर्ट की तरह होता है और अनुसंधान परियोजना के पहले लिखा जाता है, तो ये बाकी सब स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें बोला है कि रिसर्च प्रपोजल अनऑर्गेनाइज्ड होता है और अनप्लान्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 89 है कंडक्टिंग सर्वे इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ जनरेटिंग, क्या जनरेट करने के लिए उत्पन्न करने का सबसे सामान्य तरीका सर्वेक्षण होता है या सर्वे होता है, तो प्राइमरी डेटा जब कलेक्ट करना होता है, जनरेट करना होता है तो उस समय पे सर्वेक्षण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 है आफ्टर आइडेंटिफाइंग द इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स एंड इस्टेब्लिशिंग द लॉजिकल रीजनिंग इन थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क द नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ रिसर्च इज, महत्वपूर्ण चरों की पहचान करना और सैद्धांतिक ढांचे में तार्किक तर्क स्थापित करने के बाद शोध प्रक्रिया में अगली प्रक्रिया क्या होती है, तो जब आप सबसे पहले वेरिएबल्स को फाइंड आउट करते हैं उनके बीच में लॉजिकल रीजनिंग क्या है, कैसे एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें जब हो जाती हैं नेक्स्ट स्टेप आता है टू जनरेट हाइपोथेसिस, यानी कि परिकल्पना को जनरेट किया जाता है, उनको तैयार किया जाता है कि हमारे रिसर्च का परिकल्पना क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है द एप्रोप्रिएट एनालिटिकल टेक्निक इज डिटरमाइंड बाय, उपयुक्त विश्लेषणात्मक तकनीक द्वारा निर्धारित किया जाता है।
रिसर्च डिज़ाइन, नेचर ऑफ डेटा कलेक्टेड, तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। रिसर्च डिज़ाइन भी एनालिटिकल टेक्निक के बेस पे होता है और डेटा कलेक्शन भी टेक्निक के माध्यम से ही होता है। क्वेश्चन नंबर 92 है अ रीजनिंग वेयर वी स्टार्ट विद सर्टेन पर्टिकुलर स्टेटमेंट एंड कंक्लूड विद अ यूनिवर्सल स्टेटमेंट इज कॉल्ड। एक तर्क जहां हम कुछ विशेष कथनों के साथ शुरू करते हैं और एक सार्वभौमिक कथन के साथ समाप्त करते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव और डिडक्टिव ये दोनों बहुत ज़्यादा पूछता है। इंडक्टिव का मतलब क्या है कि इंट्रोड्यूस करना, यानी कि कोई नया प्रिंसिपल बनाना। जब नया प्रिंसिपल वो बनेगा तो सभी में उसको प्रचलित किया जाएगा, उसको जनरलाइज किया जाएगा, यूनिवर्सल उसको बनाया जाएगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव। अब याद कर सकते हैं कि इंट्रोड्यूस करना इंडक्टिव है। डिडक्टिव का मतलब क्या है कि जो चीज़ जनरलाइज्ड हो चुकी है वो किसी स्पेशल पे अप्लाई करके देखना। जैसे एग्जांपल के लिए कि न्यूटन ने बताया कि काम करता है कि अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरी, ऊपर से अगर गिराएंगे तो वो डायरेक्ट नीचे की तरफ आती है क्योंकि धरती उसको खींच रही है। तो ये उन्होंने क्या किया, एप्पल उनके सर पे गिरा, वो चीज़ें उन्होंने देखी और उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, एक चीज़ से दूसरे चीज़ पे, तीसरे चीज़ पे, ऐसे इस तरीके से करके जनरेट कर दिया। अब अगर हम लोग डिडक्टिव रीजनिंग का प्रयोग करें और सच में जा करके उसको अप्लाई करके देखते हैं कि क्या ये जो जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है जो इंट्रोड्यूस किया गया था, ये ऊपर से कोई चीज़ हम लोग फेंकेंगे तो वो नीचे की तरफ ही जाएगी, तो वो डिडक्टिव रीजनिंग कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है द एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ रिसर्चर आर। एक शोधकर्ता के आवश्यक गुण क्या क्या होते हैं। स्पिरिट ऑफ फ्री इंक्वायरी, यानी कि स्वतंत्र पूछताछ करने की भावना रहना। रिलायंस ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एविडेंस, अवलोक और सबूत पर निर्भरता। सिस्टमैटाइजेशन और थ्योराइजिंग ऑफ नॉलेज, ज्ञान का व्यवस्थीकरण और सिद्धांतीकरण। उपयुक्त सभी, तो ये सभी के सभी रहेंगे, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 94 है इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज फॉलोड बाय, यानी कि हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन किसके बाद होता है, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल। जब सिलेक्शन कर लिया जाता है कि कौन कौन से रिसर्च टूल का प्रयोग किया जाएगा, हाइपोथेसिस क्रिएट किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, हाइपोथेसिस विच एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज कॉल्ड। परिकल्पना जो दो चरों के बीच में संबंध को स्थापित करती है, उसका व्याख्या करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल कहते हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छी तरीके से समझ में आ गए हों। किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। टेलीग्राम से अगर आप नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।